कराची में ईद के बाद भी महंगाई का जिन बेकाबू है। मुख्तलिफ इकसाम के चावल मजीद 20 रुपए महंगे हो गए। गरीब के लिए खिचड़ी और दाल चावल बनाना भी महंगा हो गया। पूनिया चावल 130 रुपए किलो और टोटा 90 रुपए किलो हो गए। बिरयानी में इस्तेमाल होने वाला सुपर बासमती चावल 220 रुपए किलो तक जा पहुंचा। मतंजन और पुलाव के लिए इस्तेमाल होने वाला सेला चावल 170 रुपए का हो गया। आपको बता रहे हैं, कराची में ईद के बाद भी महंगाई का जिन बेकाबू है। मुख्तलिफ इकसाम के चावल मजीद महंगे कर दिए गए हैं। मुख्तलिफ इकसाम के चावल मजीद 20 रुपए महंगे हो गए हैं। गरीब के लिए खिचड़ी और दाल चना बनाना भी महंगा हो गया। मजीद तफसीलात जानते हैं इस सवाल से हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। वसीम, बताइएगा कि कीमतों में क्यों इतना इजाफा कर दिया गया है? आज बिल्कुल ईद के बाद ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था कि ग़िज़ाई अजनास में बिलखुसूस चावलों की कीमतों में कमी वाक़ई होगी। तमाम चावलों की कीमतों में ताहाल कमी वाक़ई नहीं हो सकी। अगर हम बात करें सुपर बासमती चावल, जो कि आला क्वालिटी का चावल है, वो इस वक्त रिटेल की सतह पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 210 रुपये से लेकर 220 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरीके से अगर बात करें हम टोटा चावल की, तो टोटा चावल इस वक्त 90 रुपये से लेकर 100 रुपये तक, और अगर हम बात करें पूनिया की, तो पूनिया 120 रुपये से लेकर 130 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। सीला की बात करें तो सीला चावल जो है वो 170 रुपये से लेकर 180 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फरीद कुरैशी, जो कि रिटेलर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। इनसे जानते हैं, फरीद साहब, क्या वजूहत है, चावल सस्ता क्यों नहीं हो सका? इस वक्त भी चावल महंगा है, चाहे होलसेल की बात करें, रिटेल की बात करें। 10 दिन के बाद मार्केट कल से खुलनी शुरू हो जाएगी, और उसके बाद से जो लोगों की डिमांड थी, और ये तो हाल लोकल मार्केट का रहा, लेकिन सुना है ये कि गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट की इजाज़त दी हुई है, जिसकी वजह से चावल जो है बाहर जब भेज रहे हैं, इससे एक्सपोर्ट से गवर्नमेंट को तो फ़ायदा होगा, लेकिन आवाम जो जिस तरह चीनी में किया है कि उसको एक्सपोर्ट बंद करके ताकि आवाम को सहूलत मिल सके, इसी तरह चावल पर भी हुकूमत को चाहिए कि वो ये काम करे और उससे चावल जो है कम कीमत पर हो। इसलिए कि अचानक एकदम 10-20 रुपए किलो का इजाफा होने से आवाम के बजट और उनके हालात पर असर पड़ता है। क्वेश्चन का कहना है कि इस वक्त जो इतलात हैं, चावल एक्सपोर्ट किया जा रहा है, और इसके साथ साथ इनको फरीद कुरैशी का कहना है कि जिस तरीके से हुकूमत की जानिब से चीनी पे जो है वो सब्सिडी दी गई है और चीनी की कीमतों को मुस्तकम किया गया है, तो इसी तरीके से हुकूमत को चाहिए कि चावल की कीमतों में कमी और इस्तिकाय और चीनी के तरीके से उसकी कीमतों को भी फिक्स किया जाए, ताकि चावल आसानी जो है वो शहरी की कुव्वत ख़रीद में आ सके। जी, हफ्ते के इख्तिताम पर सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव बरकरार है। टमाटर 20 रुपये सस्ता हो गया, तो वहीं लीमू की कीमतों में कमी ना आ सकी। शहर में लीमू सस्ता ना हो सका। इलाकाई बाजारों में लीमू 950 रुपये फ़ी किलो पर पहुंच गया, जबकि सरकारी कीमत 533 रुपये है। सब्जियों में हरा मसाला भी सस्ता ना हो सका। धनिया पुदीना 15 से 20 रुपये फ़ी गड्डी तक फ़रोख्त हो रहा है, जबकि हरी मिर्चें 240 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गईं। दूसरी जानिब फ़ी किलो प्याज 100 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है। ताहम टमाटर की कीमतों में 20 रुपए तक की कमी वाक़ई हुई है, और टमाटर 120 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। मुल्क की मुआशी अदाद-ओ-शुमार बेहतर नहीं आ रहे। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जफर पराचा का कहना है, दरामदी बिल और दीगर अदायगियों पर रुपया दबाव का शिकार है। 10 माह में तिजारती खसारा 65% इजाफे से 40 अरब डॉलर पर पहुंच गया है, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मजीद तफसीलात देखते हैं अशरफ खान की रिपोर्ट में। मुल्क के मुआशी एदाद-ओ-शुमार पर बिजनेस कम्युनिटी परेशान। रुपया फिर कमज़ोर और डॉलर की ऊंची उड़ान से महंगाई की रफ्तार मज़ीद बढ़ जाएगी। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जफर पराचा का कहना है कि ईद तातीलात के बाद सिर्फ एक दिन ही कारोबार हुआ और इंटर बैंक में डॉलर एक ही दिन में तकरीबन 1 रुपया महंगा हो गया, जो महंगाई का सबब बनेगा। सिर्फ जुम्मे वाले दिन बिजनेस को खोला और उसके साथ ही 1 रुपए से ऊपर इंटरबैंक के अंदर डॉलर बढ़ गया। जफर पराचा का कहना है कि पाकिस्तान के मालियाती एदाद-ओ-शुमार बेहतर नहीं आ रहे। 10 माह में तिजारती खसारा 65% बढ़ना बड़ी मुश्किलात का इंदिया है। अच्छा साइन नहीं था, लेकिन वैसे अगर देखा जाए कि जो डॉलर बढ़ने की मेन वजह यह भी थी कि जो पिछला हफ्ता बंद रहा और तकरीबन हम 1.5 हफ्ते के करीब इंटरनेशनल मार्केट्स के साथ डिस्कनेक्ट रहे, तो हमारे पास पेमेंट का भी प्रेशर था, एक्सपोर्ट प्रोसीड्स भी आने से रुकी हुई थी और इम्पोर्ट भी नहीं जा रही थी। ताजिर बिरादरी ने रुपए की कदर में इस्तेहकाम के लिए ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा है कि IMF समेत दोस्त ममालिक से माली मुआवनत मिलने से ही रुपए की कदर में बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है।
शारा फैसल गोरा कब्रिस्तान के करीब पीने के पानी की लाइन फट गई। पाइपलाइन फटने के बायस सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी। कोरंगी और डिफेंस के शारा फैसल जाने वाले ट्रैफिक की रवानगी मुतासर हो गई। शहर की मरकजी शारा फैसल की तरफ आने वाली सड़क तालाब बन गई। गोरा कब्रिस्तान के साथ पानी की पाइपलाइन फटने से सड़क पर पानी ही पानी। शहरियों का कहना है कि शहर में पीने का पानी नहीं मिलता और यहाँ सड़क पर पानी जाया हो रहा है। ना कोई इंतजामिया है, ना कोई पुरसान। यहाँ पीने का पानी तक नहीं है। लोग दूर दूर जाते हैं पानी के लिए, और ये देखें ना, ये पानी जो है ये पीने का ही पानी है। ये कितना ज़ाया हो रहा है। हमारा नया पाकिस्तान, हम नए पाकिस्तान की ये उम्मीद रखते हैं कि इस वक्त शहराए फैसल मेन कराची रोड पे हम बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई भी नुमाइंदा, कोई भी मैनेजमेंट यहाँ आके इस मसले का इवन दो हल निकाले। शहरियों का कहना है कि कोरंगी और डिफेंस के रिहायशियों के लिए ये शारा फैसल जाने वाली मरकजी सड़क है, जिसकी अबतर सूरत हाल के बायस छुट्टी के रोज भी परेशानी का सामना है। कैमरामैन अजमल शाह के हमरा हबीब खान, सिटी 21। और यहाँ आपको बताएं कि साल का निस्फ हिस्सा गुजरने के बावजूद जहांगीर रोड की तामीर न हो सकी, जिसके नतीजे में मसरूफ तरीन शाहराह पर शहरी जान जोखों में डालकर सफ़र करने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद से। रिजवान, बताइएगा कि जहांगीर रोड की तामीर नहीं की गई, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, जहांगीर रोड जो कि कराची की अहम तरीन शाहराह तस्वुर की जाती है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हो, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट हो या डिस्ट्रिक्ट साउथ हो, यहाँ पे जो शहरी हैं रोज़मर्रा की अमूर की अंजामदेही के लिए लाखों की तादाद में यौमिया बुनियाद पर इस शाहराह को न सिर्फ ये कि इस्तेमाल करते हैं, बल्कि ताजिर बरादरी भी जो है इस शाहराह को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है। लेकिन सूरत हाल कुछ ऐसी है कि मेरे कैमरामैन इमरान अहमद आपको दिखाएंगे कि जहांगीर रोड किसी मोहनजोदड़ो की सड़क का मंजर पेश कर रही है। बदतरीन टूट फूट से दो चार है, गहरे गड्ढे इसमें पड़े हुए हैं, सड़क का नामो निशान मिट चुका है। और ये सूरत हाल है तीन हट्टी से लेके गुरु मंदिर तक जाने वाले ट्रैक की। और इस ट्रैक की अगर बात की जाए तो इसके ट्रैक पर मौजूद जो मेन होल हैं सेवरेज के हवाले से वो ओवरफ्लो हो चुके हैं, उन पे से ढकने गायब हैं और सड़क पर जा बजा गहरे गहरे गड्ढों में पानी जमा है, जिसकी वजह से गाड़ियां आड़े टेढ़े अंदाज में उछलते कूदते यहाँ से गुजरने पर मजबूर हैं। हादसात यौमिया बुनियाद पर यहाँ पर जन्म ले रहे हैं। सूरत हाल मज़ीद अबतर हो चुकी है और शहरियों का कहना है कि यहाँ से मिनटों का सफ़र जो है वो घंटों में करने पर मजबूर हैं और इंतहाई पुरख़तर सफ़र रहता है। जबकि रात के औकात में जो है वो सूरत हाल जो है वो तकलीफ़ जो है वो दुगनी हो जाती है, क्योंकि रोशनी ना होने की वजह से और अंधेरा होने की वजह से यहाँ से जो सफ़र है वो इंतहाई पुरख़तर हो जाता है। शहरियों का रिक्शे उलट जाते हैं, मोटरसाइकिल सवार फैमिलीज़ गिर जाती हैं और शहरियों का कहना है कि रमज़ान के साथ साथ ईद भी उन्होंने इस तकलीफ में गुजारी है। फौरी तौर पर इसका इजाला किया जाए, ये मुतालबा सामने आया है। जी बहुत शुक्रिया रिजवान, हमें आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं, हुकूमत सिंध की जानिब से मानसून की बारिशों से कबल शहर के बरसाती नालों के लिए फंड्स की फराहमी के बावजूद सफाई का अमल मुकम्मल तौर पर शुरू ना हो सका। खदशा है कि तेज बारिश की सूरत में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ सकते हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची के नाले 100 जतन किए जाने के बावजूद अवाम और इंतजामिया के लिए दर्द सर बने हुए हैं। कोरंगी और लांडी का मरकजी नाला जो रिहायशी आबादियों के साथ सनती एरिया का बोझ भी उठाए हुए हैं, जगह जगह से तबाह हाली से दो चार हैं। पानी बहुत हो जाता है, रोडों के ऊपर गाड़ियाँ डूब जाती हैं, सारी पानी पानी होता है, गुजरने की जगह नहीं, लोग बेचारे नालों में गिरते हैं गाड़ियां लेके। इस मरकजी नाले से दर्जनों आबादियों के नाले भी जुड़े हुए हैं और ये तमाम नाले जगह जगह से कचरे से भरे और हिफाजती दीवार से महरूम हैं। नाले वगैरह सारे टूटे हुए हैं, रात को किसी की गाड़ी में लाइट है नहीं है, वो टूट कहीं भी गिर सकते हैं, कहीं चोट लग जाए, कुछ हो जाए। नाले टूटे हुए हैं, बहुत मुश्किल, एक दो दफ़ा हमने गाड़ी यहाँ से निकाली भी है। शहर कायद में मानसून का आगाज हो जाने के बावजूद नालों की बरवक्त सफाई ना होना शहरियों के लिए खतरे की घंटी बना हुआ है। कराची में 11 मई से गर्मी की शिद्दत में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। खलीज बंगाल में बनने वाले साइक्लोन की वजह से सूरज आग बरसाएगा। कराची में गर्मी और छुट्टी के दिन एंजॉय करने के लिए शहरियों ने साहिल का रुख कर लिया। मज़ीद तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। शहर कायद में सूरज एक बार फिर आग बरसाने को तैयार। महकमा मौसमियात ने शहरियों को खबरदार कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक 11 मई से कराची समेत अंदरून सिंध में हीट वेव का खदशा है। खलीज बंगाल में बनने वाले साइक्लोन के बायस मौसम गर्म रहेगा। शहर में आज दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 36 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि शहर में 20 से 22 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती रहीं। इधर शहर में गर्मी और छुट्टी का दिन एंजॉय कर शहरी साहिल पहुंच गए। मौसम बड़ा प्यारा हुआ पड़ा है
اور لہٰذا ہم یہ ان کو انجوائمنٹ کروا کے پھر گھر کی طرف روانہ ہوں گے. پبلک بھی اپنا خوب انجوائے کر رہی ہے. عید کی انجوائے آخری دن ہے آج, اور لہٰذا کل سے اسکولیں کھل جائیں گی, کاروبار سارے اوپن ہو جائیں گے, پھر انشاءاللہ اپنے اپنے کام دھندے میں مصروف ہو جائیں گے. انجوائے کرنے کے سیزن ہے, ابھی یہ بہت زبردست بارش چل رہی ہے. ابھی جو ہے ابھی چھٹیوں کے ہمیں آئیں اور انجوائے کریں آج کراچی کا موسم انجوائے کرنے کے. محکمہ موسمیات نے شہریوں سے گرم موسم میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے دھوپ میں سر ڈھانپ کر نکلنے اور پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کا کہا ہے. اب بات کر لیتے ہیں موسم گرما کی ایک سوغات کے بارے میں. ان دنوں شہر قائد میں ہر سو سبز تربوز کی بہار چھائی ہوئی ہے. باہر سے ہرا اور اندر سے سرخ, جبکہ ذائقے میں مزیدار تربوز بازاروں کی رونق بن گیا ہے. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں. میٹھا, رسیلا اور فرد بخش اور جسم میں پانی کی کمی سے بچاؤ. شہر قائد کے بازاروں میں تربوز کی بہار. شہر میں ایرانی, تربت, پنجاب اور سندھ کا تربوز دستیاب ہے. پنجاب کا تربوز فی کلو 70 سے 80 روپے, دھاری دار تربت اور ایرانی تربوز 90 روپے فی کلو تک دستیاب ہے. تربوز لال اور پانی سے لبریز ہے یا نہیں؟ پھل فروش مخصوص انداز میں تربوز کو تھپتھپاتے ہیں. یہ ہمارے ایک جارچ ہوتی ہے اس کی, اس لیے ایک پہچان ہوتی ہے انسان, ہر کام کا ہنر ہوتا ہے انسان کا. ابھی دیکھیے ہم نے بتا دیا ہاتھ لگا کے بھائی یہ لال ہے, صحیح ہے, اسے ہم بتا دیں گے یہ کچا دانا ہے. اس لیے ایک پہچان ہو جو کاروبار ہے ہمارا ہی ہے, اس لیے ہمارے کو جارچ ہے. ہم بتا دیں گے بھائی دانا کیسا ہے کیسا نہیں ہے, اتنی جارچ ہمارے کو صلاحیت ہے. شہری کہتے ہیں تربوز رمضان المبارک میں جسم میں پانی کی کمی کو پورا کرنے کا اہم ذریعہ ہے. جو ڈرپ لگائے ہوئے ڈاکٹر بول رہا ہے جاؤ ڈرپ لگاؤ. ڈرپ سے یہ پیدامند چیز ہے, یہ گردوں کے لیے بھی اچھا ہے اور جسم پانی کے لیے بھی اچھا ہے. تربوز میں تو بڑے پیدے ہو رہا ہے نا, یہ فصل ہے اللہ کی. بچوں اور بڑوں میں بے حد مقبول تربوز جسمانی تندرستی کا ضامن بھی ہے. کیمرامین عبدالقیوم شیخ کے ہمراہ بسیم افتخار, سٹی 21 نیوز. کراچی میں گرمیوں میں بھی گیس بحران جاری ہے. سوئس ہدرن کی جانب سے شیڈول کے مطابق ہفتے میں 3 روز سی این جی اسٹیشنز کو گیس کی بندش کی گئی ہے, جس سے سی این جی صارفین شدید پریشانی میں مبتلا ہیں. گھریلو صارفین کو گیس پوری کرنے کے لیے جنرل انڈسٹریز اور کیپٹیو پاور پلانٹس کو بھی گیس کی فراہمی معطل کر دی گئی ہے. سوئس ہدرن کی جانب سے کل صبح 8 بجے گیس فراہم کی جائے گی. سی این جی بندش. شہر میں تیسرے روز بھی گیس کی سپلائی بند ہے. جنرل انڈسٹری اور کیپٹو پاور کو بھی گیس سپلائی 24 گھنٹے کے لیے معطل کر دی گئی. سی این جی صارفین کا کہنا ہے کہ سی این جی کی بار بار بندش قابل قبول نہیں. پیٹرول پر گاڑی چلانا وارے میں نہیں آتا. سی این جی کے حوالے حکومت مستقل فیصلہ کرے. ہمارا کام کاروبار بہت ڈسٹرب ہوتا ہے سی این جی بند ہونے سے, کیونکہ ہم سواری سے اگر پیٹرول کے حساب سے پیسے مانگتے وہ ہمیں دیتی نہیں ہے. سی این جی بند ہو جاتی ہے, بہت مشکل ہوتی ہے, پیٹرول اتنی مہنگا ہے گاڑی چلا نہیں سکتے. سوئی گیس حکام کا کہنا ہے کہ اس وقت گیس بحران کا سامنا ہے. لوڈ مینجمنٹ پلان کے تحت سیکٹرز کو گیس کی فراہمی کی جا رہی ہے. سی این جی, جنرل انڈسٹری اور کیپٹو پلانٹس کو پیر صبح 8 بجے گیس بحال کر دی جائے گی. آگے بڑھیں اور رخ کرتے ہیں دیگر خبروں کی جانب. آپ کو بتائیں وفاقی حکومت نے ایم کیو ایم کے رہنما نسرین جلیل کو گورنر سندھ بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے. وزیر اعظم نے نسرین جلیل کو نیا گورنر سندھ تعینات کرنے کی منظوری دے دی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے نسرین جلیل کو گورنر سندھ تعینات کرنے کی سمری صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کو بھیج دی گئی ہے. 2002 میں نسرین جلیل نے این 250 سے عام انتخابات میں حصہ لیا لیکن کامیابی حاصل نہ کر سکی. تاہم 2012 میں سینٹ کے انتخابات میں بھرپور کامیابی حاصل کی. نسرین جلیل پہلی مرتبہ 1994 اور دوسری مرتبہ 2012 میں سینٹ کی انسانی حقوق کی کمیٹی کی چیئرپرسن بنی اور اسی حیثیت میں بالخصوص خواتین کے حقوق کے لیے پارلیمانی پلیٹ فارم سے بہت کام کیا. نسرین جلیل کو گورنر سندھ تعینات کیے جانے کے فیصلے پر سابق گورنر عمران اسماعیل آگ بگولا ہو گئے. سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر وزیر اعظم کے فیصلے پر تنقید کی اور کہا کہ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے حکومت کا حصہ بننے کے لیے ضمانت پر ہونا ضروری ہے یا پھر سیکیورٹی اداروں پر رفیق حملے کا ماہر ہونا. ایسے لوگ ڈھونڈے جا رہے ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں نسرین جلیل کو گورنر سندھ تعینات کیے جانے کے فیصلے پر سابق گورنر عمران اسماعیل آگ بگولا ہو گئے. سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر وزیر اعظم کے فیصلے پر تنقید کر ڈالی اور کہا کہ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے حکومت کا حصہ بننے کے لیے ضمانت پر ہونا ضروری ہے یا پھر سیکیورٹی اداروں پر رفیق حملے کا ماہر ہونا. ایسے لوگ ڈھونڈے جا رہے ہیں.
सरबराह पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि मुल्क में आजकल जो कुछ हो रहा है वो कभी नहीं सोचा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि पीटीआई ने पौने 4 साल में सिर्फ इंतकामी कार्रवाई की है। साबिक हुकूमत को पूरा मौका मिला, वो एक सपोर्ट और मदद से आई थी। 4 सालों में उनके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है कि उन्होंने क्या किया, बल्कि 4 सालों में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इंतकामी कार्रवाई करने के लिए एक 2 नंबर डीजी नैब को लगाकर उसकी इज़्नाज़ेबा वीडियो बनवाकर उसकी वीडियो को अपने दोस्त के चैनल पर लीक करवाकर उसको उसके बाद पौने 4 सालों तक उसको अपना डीजी नैब लगाकर जिस तरह के उन्होंने फैसले चाहे हैं उनसे लिए हैं। जिसको चाहा बंद करवाया, केस बनवाया उसके ऊपर, जिसको चाहा उन्होंने छुड़वाया। लेकिन हम इस चीज़ की हिमायत नहीं कर सकते कि एक पॉलिटिकल प्रोसेस को आप जो वो साजिश का हिस्सा करार दें, आप एक झूठा बयानिया बनाएं, आप पूरे पाकिस्तान को अमेरिका के खिलाफ खड़ा करें। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अगर कोई वाकई नाजायज़ बात है और आप इस बात पे लड़ाई करेंगे तो पूरी कौम साथ खड़ी होगी, अमेरिका के खिलाफ साथ खड़ी होगी। लेकिन आप एक झूठा बयानिया, आप जाकर वहाँ पर तारीफ़ें कर रहे थे, आपकी ऑडियोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, और आज आप जो है वो सिर्फ अपने हुकूमत के एक पर्चा दिखाते हैं, कहते हैं ये लेटर है, और उसको सबने रिजेक्ट कर दिया, नेशनल सिक्योरिटी ने रिजेक्ट कर दिया। माँ जैसी हस्ती दुनिया में है ही कहाँ, नहीं मिलेगा बदल चाहे ढूंढ ले जहाँ। माँ का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद माँ के मुकद्दस रिश्ते को, अज़मत और अहमियत को उजागर करना और माँ के लिए अकीदत, शुक्रगुजारी और मोहब्बत के जज्बात को फ़रोग़ देना है। माँ एक ऐसी हस्ती है जो ज़िंदगी के तमाम दुखों और मुसीबतों को अपने आंचल में छुपा लेती है। माँ का दुनिया में कोई मुतबादिल नहीं। वैसे तो माँ के लिए साल का हर दिन ही होता है, लेकिन खुसूसी तौर पर मदर्स डे यानी माँ का आलमी दिन हर साल मई के दूसरे इतवार को मनाया जाता है, जिसमें बच्चे अपनी वालिदा से मोहब्बत का इजहार करते हुए इन्हें तहाइफ और इनके साथ वक्त गुजारते हैं। माँ की अजमत से कोई भी इंसान, मजहब, कौम और फिरका इनकार नहीं कर सकता। इस अजीम हस्ती को खिराज तहसीन पेश करने के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माँ का आलमी दिन खलूस और मोहब्बत से मनाया जा रहा है। दुनिया भर की माओं को सलाम पेश करने का आज दिन मनाया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे हबीब खान इस वक्त तारिक रोड पर एक ऐसी मां के हमरा मौजूद हैं जो 4 बेटों की वाहिद कफील हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हबीब से। आज बिल्कुल देखें, आज दुनिया भर में जो है वो माओं का दिन मनाया जा रहा है, जिसे मदर्स डे कहा जाता है। और ऐसी माओं को आज जो है वो सलाम पेश करने के लिए, जो उनकी खिदमत होती हैं अपने बच्चों के लिए, उन माओं को सलाम पेश करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। एक ऐसी ही माँ जो कि अपने बच्चों के लिए मेहनत करती है, घर से निकलती है, वो बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। तारिक रोड का इलाका है जहाँ पर एक सुगरा अम्मा नामी जो है वो हमारे साथ मौजूद है। अम्मा ये बताइएगा, आप ज़ाहिर है माँ हैं और अपने बच्चों की परवरिश के लिए, उनके लिए कोशा हैं। क्या आप कितना साल हो गए आपको ये काम करते हुए, क्या काम करती हैं और कितने सालों से? बेटा काफ़ी साल हो गए हैं। हाँ, मैं ये पेन कलम बेचती हूँ। छुट्टी का दिन होता है, आती हूँ, कोई ले लेता है, एक कलम बेच देती हूँ। क्यों आप मतलब कितने बच्चे हैं आपके, पहले ये बताएगा, और किस इलाके से आती हैं और ये पेन वगैरह से गुजारा हो जाता है? मुश्किल से होता है, मुश्किल से। नाज़माबाद से आती हूँ। हाँ। कितने आपके बच्चे हैं माशाल्लाह? 4 बेटियाँ हैं माशाल्लाह। हाँ। तो घर में कोई मर्द नहीं है आपके साथ? है, मेरे दूसरे बीवी के बच्चे हैं, मेरे मियाँ को, हाँ, घर वाले को। लेकिन बच्चियों की परवरिश के लिए सब कुछ आप करती हैं? जी जी, मैं ही करती हूँ सारा कुछ। आज दुनिया भर में माओं का दिन मनाते हैं लोग, के माँ का दिन है, माँ की खुशियाँ हैं। माओं के लिए क्या पैगाम देंगी, माँ के लिए क्या पैगाम देंगी, बच्चों को क्या पैगाम देंगी अपने? बच्चों को यही कहूँगी, जो होता है तो मैं कमा के आती हूँ तुम्हारे लिए, बच्चों के लिए, बस गुजारा यही है मेरे पास, और तो मेरे पास नहीं बन रहे हैं। जी बिल्कुल, बाहिम्मत खातून हैं, 4 बेटियां हैं, 4 बेटियों की परवरिश के लिए, उनकी किफ़ालत के लिए घर से निकलती हैं, ज़रूरियात को पूरा करती हैं। और उनका यही कहना है कि बच्चों से यही कहेंगे कि अपने वालिदैन की खिदमत करें, ख़ास तौर पे माओं का, जो कि अपने बच्चों के लिए जो है वो इतने मुश्किलात और परेशानियों का सामना करती हैं। कई किलोमीटर का सफ़र तय करके वो यहाँ तारिक रोड पर आती हैं कि अपने बच्चों की ज़रूरियात को पूरा कर सकें। और माओं के सालमी दिन के मौके पर तमाम तर जो औलादें हैं जो अपने बच्चों को सलाम पेश करती हैं, उनको ऐसी माओं को भी जो है वो ज़रूर याद रखना चाहिए। जी, माओं के आलमी दिन पर अजीम रिश्ते को खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे शाहजेब हुसैन इस वक्त कराची में ईदी ओल्ड एज होम में मौजूद हैं। शाहजेब बताइएगा कि ओल्ड एज होम में मौजूद माएँ क्या पैगाम दे रही हैं?
جی بالکل، پاکستان سمیت دنیا بھر کے مختلف ممالک میں آج ماؤں کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ آج ماؤں کا عالمی دن منانے کا مقصد ان کے پیار، شفقت، محبت اور صبر سے سرشار مائیں جو ہوتی ہیں ان کی عظمت کو بیان کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لوگ اپنے تاثرات بیان کرتے ہیں۔ آج میں ایدی اولڈ ایج ہوم میں موجود ہوں جہاں پر مائیں کس حال میں رہ رہی ہیں، ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم، آپ یہاں پر کتنے سال سے رہ رہی ہیں اور آپ کے کتنے بچے ہیں، یہ سب مجھے بتائے گا، اور اب پہلے اپنا نام بتائے گا۔ میرا نام عذرا ہے، میں تقریباً 12-13 سال سے یہاں ہوں، علاج کے لیے آئی تھی، اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوگی۔ بچے چھوڑ کے آئے، 2 بچے ہیں میرے، اور کیا کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے تھے، جب 5-5 سال کے تھے، اب تو ماشاءاللہ 15-16 سال کے ہو گئے۔ میں چاہتی ہوں میرے بچے آئیں شوہر کے ساتھ، اپنے پاپا کے ساتھ ملنا ہے مجھ سے، تاکہ ماں کی ٹھنڈک میرے دل میں سکون پہنچے۔ کافی عرصے سے میں نے دیکھا نہیں اپنے بچوں کو۔ جی بالکل، انہوں نے اپنے بچوں کو ابھی تک نہیں دیکھا، اور اس حوالے سے کہ جب یہاں کی جو فاؤنڈر ہیں محترمہ بلقیس ایدی مرحومہ، ان کے حوالے سے بھی جو ہے تاثرات لیتے ہیں، ان کا کیا کہنا ہے۔ محترمہ بلقیس ایدی مرحومہ صاحبہ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی، جو کہ پورے پاکستان کی ماں کہلاتی تھی؟ وہ تو عظیم شخصیت ہے، ان کی جگہ تو شاید ہی کوئی لے بلکہ اس ممی کی، لیکن پھر بھی ماشاءاللہ صاحب صبا بھابھی جو ہیں ان کی جگہ پہ ماشاءاللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامیابی عطا فرمائے اور صحت تندرستی دے۔ جی بالکل، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ تو پاکستان کے لاوارث، یتیم اور بے سہارا بچوں کی مائیں تھیں، وہ تو ہماری بھی مائیں تھیں بلقیس محترمہ، جو کہ مرحوم ہو چکی ہیں۔ گزشتہ کچھ دنوں پہلے جو ہے ان کا انتقال ہوا ہے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ جی نارتھ ناظم آباد میں ایک ایسے چنے چاٹ والا بھی موجود ہیں جو ایک ہی جگہ پر 50 سال سے زائد عرصے سے چنے فروخت کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ قریبی کرکٹ گراؤنڈ بختیاری یوتھ سینٹر پر کھیلنے والے شاہد افریدی بھی ماضی میں ان کے پاس چنے کھا چکے ہیں۔ اس پر ہمارے نمائندے نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ کراچی انٹرمیڈیٹ بورڈ آفس کے باہر ٹھیلا لگانے والا عمر رحمان گزشتہ 51 برسوں سے ایک ہی جگہ چنا چاٹ بیچ رہا ہے۔ اس کے گاہکوں میں بورڈ آفس آنے والے طلبہ اور بختیاری یوتھ سینٹر میں کھیلنے کے لیے آنے والے کرکٹرز کی بڑی تعداد شامل ہے۔ سٹی 21 سے بات کرتے ہوئے عمر رحمان نے بتایا کہ اس نے 8 آنے اور 1 روپے سے فی پلیٹ بیچنا شروع کی تھی، اور اب ایک پلیٹ 80 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ اس ٹائم پہ پلیٹ 8 آنے روپے 2 روپے سے اوپر کا پلیٹ، 1.5 روپے سے اوپر کا پلیٹ نہیں تھا۔ اب جو ہے نا 80 روپے کا پلیٹ دینا پڑتا ہے، تو وہ بھی رونا پڑتا ہے، ہر پلیٹ کے ساتھ روتا ہوں۔ عمر رحمان نے کہا کہ ان کے گاہکوں میں شاہد آفریدی بھی شامل ہیں جو ان کی چنا چاٹ کھاتے تھے۔ یہ بورڈ کا آگے میں کھڑا ہوتا تھا، یہ افریدی، یہ دوسرا جتنا بھی ہے یہ سارے یہی کھیلتا تھا، اب ادھر آتا تھا۔ چنا چاٹ کھانے والے افراد نے بھی ذائقے کی تعریف کی۔ میں ادھر 4-5 سال سے آ رہا ہوں، میرا کے الیکٹرک سے تعلق ہے، تو میں ادھر چاٹ کھاتا ہوں تو بہت اچھی چاٹ ہے ماشاءاللہ۔ میٹرک سے میں آ رہا ہوں یہاں پہ، تو چاچو کے پاس کھاتا رہتا ہوں، بہت اچھا ٹیسٹ ہے، ذائقہ ہے اور مزے کی ہوتی ہے۔ یہاں آتے ہیں، جب بھی آتے ہیں یہاں کھا کے جاتے ہیں یہاں سے۔ محنت اور لگن جس کام میں شامل ہو وہ کاروبار ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ عمر رحمان کا چنا چاٹ کا ٹھیلا اس کی مثال ہے۔ کیمرامین قیوم شیخ کے ساتھ واجد رضا سوانی، سٹی 21۔ اور اب رخ کریں گے کاروباری خبروں کی جانب۔ بڑھتا درآمد بل اور بیرونی قرض کی ادائیگی پر ڈالر کی اونچی اڑان۔ عید تعطیلات کے بعد ایک دن میں امریکی ڈالر 94 پیسے مہنگا ہو کر 186 روپے 63 پیسے پر بند ہوا۔ مزید تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پر دباؤ، ڈالر پھر مہنگا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بڑھتا درآمدی بل اور بیرونی قرض کی ادائیگی پر ذخائر میں کمی سے روپے پر دباؤ دیکھا گیا۔ عید تعطیلات کے بعد انٹر بینک میں ڈالر 94 پیسے مہنگا ہو گیا۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر 186 روپے سے بھی تجاوز کر گیا۔ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر 185 روپے 69 پیسے سے مہنگا ہو کر 186 روپے 63 پیسے پر بند ہوا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق ایک دن میں روپے کی قدر میں 0.50% کمی ہوئی۔ دوسری جانب اوپن مارکیٹ میں امریکی ڈالر 187 روپے کی سطح پر برقرار رہا۔ اوپن مارکیٹ میں یورو 1 روپے سستا ہو کر 197 روپے اور برطانوی پاؤنڈ 3.5 روپے سستا ہو کر 235 روپے کا ہو گیا ہے۔ عید تعطیلات کے بعد سٹاک مارکیٹ میں مندی کا رجحان رہا۔ شیئرز کی فروخت پر 100 انڈیکس میں 408 پوائنٹس کی کمی ہو گئی۔ سرمایہ کاروں کو 74 ارب روپے کا نقصان اٹھانا پڑا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ عید کی تعطیلات کے بعد اسٹاک مارکیٹ میں مندی کے بادل چھائے رہے۔ ہفتے کے آخری روز سرمایہ کاروں کی جانب سے شیئرز کی فروخت کا دباؤ دیکھا گیا۔ 100 انڈیکس میں 408 پوائنٹس کی مندی ریکارڈ کی گئی۔ انڈیکس 0.9% کمی کے بعد 44,840 کی سطح پر بند ہوا۔ اسٹاک مارکیٹ میں 5 ارب 65 کروڑ روپے مالیت کے 18 کروڑ 92 لاکھ شیئرز کا کاروبار کیا گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ عید تعطیلات کے بعد اور جمعے کے آخری کاروباری روز سرمایہ کاروں کی جانب سے پروفٹ ٹیکنگ کی وجہ سے مندی دیکھی گئی۔ شیئرز کی قیمت کم ہونے سے مارکیٹ کیپٹلائزیشن 76 ارب روپے کمی کے بعد 7,443 ارب روپے رہ گئی۔ اشرف خان، سٹی 21۔
और अब स्पोर्ट्स न्यूज। टेबल टेनिस टीम का 16 रुकनी दस्ता मालदीव रवाना हो गया। ग्रीन शर्ट्स मालदीव के शहर माले में शेड्यूल 4 रोजा साउथ एशियन जूनियर एंड कैडेट चैंपियनशिप में शिरकत करेंगी। खिलाड़ियों का कहना है कि हमारा हदफ गोल्ड मेडल का हसूल है। मजीद तफसीलात जावेद इकबाल की रिपोर्ट में। मालदीव के शहर माले में 9 से 12 मई तक खेली जाने वाली साउथ एशियन जूनियर एंड कैडेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप में शिरकत के लिए कौमी टीम रवाना हो गई। रवानगी के मौके पर खिलाड़ियों का कहना था कि हमारा हदफ गोल्ड मेडल का हसूल है। बहुत अच्छी तैयारी जारी है और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ बहुत मेजी पाकिस्तान वालों का, उन्होंने हमें जो टिकट स्पॉन्सर किए। अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी हमारी बहुत अच्छी है और इंशाल्लाह हम लोगों की बहुत उम्मीदें हैं इस बार कि हम लोग साउथ एशियन चैम्पियनशिप के लिए जा रहे हैं मालदीव्स और हम अच्छा परफॉर्म करें और पाकिस्तान का नाम बुलंद करें। इंशाल्लाह हम लोग पाकिस्तान का नाम रोशन करके और उसके लिए मेडल लेके आएंगे। टीम मैनेजमेंट का कहना है कि बहुत अरसे बाद कोई टीम मेरिट पर मुंतखब हुई है। उम्मीद है खिलाड़ी भरपूर मुकाबला करेंगे। उम्मीद तो क्योंकि मेरी टीम माशाल्लाह बहुत अच्छी है, जो काफ़ी तीनों लड़के जो है नेशनल चैंपियन है जूनियर, और बड़ी अल्लाह की तरफ से फजल है कि हम लोग इंशाल्लाह कोई ना कोई मेडल ज़रूर जीत के आएंगे। हमारे खिलाड़ियों ने माशाल्लाह काफ़ी मेहनत की है इस टूर्नामेंट के लिए, इस चैंपियनशिप के लिए। चैंपियनशिप में पाकिस्तान, भारत, भूटान, मालदीव और नेपाल समेत साउथ एशिया के दीगर ममालिक शरीक हैं, जबकि कौमी टीम अंडर 15 चैंपियन हूर फवाद, नेशनल जूनियर चैंपियन हायका हसन समेत 5 विमेंस और 5 मेंस खिलाड़ियों और 6 ऑफिशियल्स पर मुश्तमिल है। कैमरामैन दानियाल सैयद के साथ जावेद इकबाल, कराची। कराची में एक ऐसा मुआलिज भी है जो बगैर किसी ऑपरेशन के रीढ़ की हड्डी और मोहरों का इलाज कर देता है। गुज़िश्ता 13 बरस से लियाकताबाद में स्पाइन क्लिनिक चलाने वाले कायरोप्रैक्टर सलीमुद्दीन पर देखते हैं ये रिपोर्ट। कायरोप्रैक्टिक एक मुतबादिल तरीका इलाज है जिसमें हाथ के जरिए रीढ़ की हड्डी, जोड़ों और मोहरों का इलाज किया जाता है। इसका मौलिज MBBS डॉक्टर नहीं होता, लेकिन कायरोप्रैक्टर की डिग्री के बाद वो डॉक्टर ही कहलाता है। लियाकताबाद में गुज़िश्ता 13 बरस से स्पाइन क्लिनिक चलाने वाले कायरोप्रैक्टर सलीमुद्दीन का कहना है कि उनके तरीका इलाज में मरीजों को जल्द आराम मिलता है। जो भी प्रॉब्लम है मोहरों की, स्पाइंस की, चाहे वो सर्वाइकल हो, थोरैसिक हो, सैक्रल हो या लोम्बर हो या फिर कॉक्सिस का इशू, उस चीज़ पे हम लोग काम करते हैं। इसे हम मैनिपुलेशन कहते हैं या आपको एडजस्टमेंट कह लें इसको। क्लिनिक आए हुए मरीज ने बताया कि इलाज के बाद वो बहुत बेहतर महसूस कर रही हैं। मेरे एक पैर बिल्कुल जाम हो जाता था, शाइटी का पेन था मुझे, डॉक्टर साहब का मुझे पता चला, मैं यहाँ पे आया हूँ, इलाज करवाया, बहुत बेहतर है पहले से माशाल्लाह से। खातून मरीज़ा ने बताया कि स्लिप डिस्क का मसला था जो बगैर सर्जरी के अब ठीक हो गया है। मेरी स्लिप डिस्क का मसला था, मेरी डिस्क स्लिप हो गई थी, तो उसके बाद मैं 1 मंथ पैरालाइज रही हूँ। फिर मुझे नेट से पता चला डॉक्टर सलीम का, तो मैंने यहाँ पे विज़िट किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं अपने दोनों पाँवों पे चल सकती हूँ, वरना 1 मंथ से मैं चलने के काबिल नहीं थी। कायरोप्रैक्टिक अद्वियात के बगैर बेहतरीन तरीका इलाज है और ये दुनिया भर में मकबूल है। सीनियर आर्टिस्ट समीना मुमताज़ ने नई आने वाली आर्टिस्टों को मशवरा दिया है कि वो जिसको भी फॉलो करें, इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। एक से ज़ायद मीडियम इस्तेमाल करें और सीखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा गैलरीज का विजिट करें। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे वाजिद रज़ा इस्फहानी से, जो इस वक्त समीना मुमताज़ के हमरा मौजूद हैं। जी वाजिद। नए आने वाले आर्टिस्ट को किस तरह काम करना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे सीनियर आर्टिस्ट समीना मुमताज़ से। कि समीना ये बताएगा कि जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं, जो नए काम करने वाले आ रहे हैं, उनको आप क्या मशवरा देंगी, किस तरह वो काम करें? डेफिनेटली उनको देखें, वो ऑलरेडी पहले आर्टिस्ट हैं, उनको पता है कि वो किस मीडियम में काम कर रहे हैं और क्या अप्रोच है इनकी। फिर भी छोटा सा एक बोलूँगी कि मॉडर्न थोड़ी सी एक्सपोजर रखें, और अगर आप किसी को भी फॉलो कर रहे हैं तो उसमें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, उसमें एलिमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, उसमें मीडियम आप मल्टीपल मीडियम्स यूज़ करें, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप मोस्टली गैलरीज़ को विज़िट करें और अपने जितने भी उस्ताद हैं उनसे इंटरेक्शन रहे, उनसे सीखने की कोशिश करें, और डिफरेंट अपनी कैनवसेस पे या अपने स्कल्पचर्स पे या प्रिंटिंग में डिफरेंट मीडियम एक्सप्लोर करें, वर्कशॉप्स लें, विज़िट करें, अपने उस्तादों से मिलें। तो दैट्स अ पार्ट ऑफ द लर्निंग एंड दी more exposures, and they discover the art and other the mediums as well. Thank you. ये थी सीनियर आर्टिस्ट समीना मुमताज़, जो नए आने वाले स्टूडेंट को, आर्टिस्ट को अपने मुफीद मशवरों से नवाज रही थी। जी।
कराची में बर्न्स गार्डन के करीब चौराहे कमाल अतातुर्क रोड पर वाक़ कौमी अजायब घर जो विफाक के कंट्रोल में है, इसकी तशहीर के लिए कोई काम नहीं हो रहा। अवाम की अक्सरियत लाइल्म है कि कौमी अजायब घर कहाँ वाक़ है। इस बारे में देखते हैं रिपोर्ट। शहर कायद को नज़रअंदाज करने का सिलसिला वैसे तो हर शोबे में किया जा रहा है, लेकिन सकाफती मैदान में कौमी हो या सूबाई हुकूमतें दोनों ही अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम दिखाई दी। नेशनल म्यूजियम में करोड़ों रुपए मालियत के हजारों नवादरात रखे हुए हैं, लेकिन इसकी तशहीर जीरो है। एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन से कौमी अजायब घर जाने वाली किसी भी सड़क पर नेशनल म्यूजियम का एक भी निशान या साइन बोर्ड नस्ब नहीं। तहम जब इससे मुतालिक माहिर आसार कदीमा व नवादरात जुबैर अहमद मदनी से बात की गई तो उनका कहना था कि माजी में कौमी अजायब घर की तशहीर होती रही है और अब भी इस सिलसिले में हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। माजी में बिल्कुल ऐसा था। नेशनल म्यूज़ियम के बोर्ड जो है कराची एयरपोर्ट से लेके और कराची रेलवे स्टेशन से लेकर नेशनल म्यूज़ियम तक जगह जगह बोर्ड लगे हुए थे। बड़े बोर्ड थे जिन पे बताया गया था कि नेशनल म्यूज़ियम किस समत है, कैसे आपको जाना है। इसके अलावा उसके कुछ फ़ीचर्स भी उसके ऊपर दिखाए गए थे। ये बहुत ज़रूरी है कि हर पोर्ट ऑफ एंट्री पे या हर उस मकाम पे जहाँ से सयाह खुसूसन शहर में दाखिल होते हैं, हर ऐसी जगह पे नेशनल म्यूज़ियम की तशहीर के लिए बोर्ड होना चाहिए। दुनिया भर में अजायब घरों के साइन बोर्ड लगाए जाते हैं, लेकिन लावारिस कराची को इसमें भी नजरअंदाज किया गया। ताहम इस हवाले से जुबैर अहमद मदनी का दावा है कि मेट्रोपॉलिटन शहरों में दाखिले पर म्यूज़ियम के बारे में मालूमात भी फराहम की जाती हैं। जी बिल्कुल ऐसा है और ज़रूर होते हैं। मैं आपको मिसाल दूंगा न्यूयॉर्क की। मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क एक बड़ा मशहूर म्यूज़ियम, दुनिया का बड़े म्यूज़ियम्स में से एक है। मैं जिस वक्त न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पे उतरा JFK पे, तो वहाँ पे पहले से डेस्क मौजूद थी और उस वक्त वहाँ होने वाली एग्ज़िबिशन का भी जिक्र मौजूद था। उसका रास्ता भी बताया गया था। म्यूज़ियम के औकात भी सारे बताए गए हैं। म्यूज़ियम की समत बताई गई है, किस दिन बंद होता है, किस दिन जो है वो खुला होता है, ये तमाम चीज़ें बताई गई थी। कौमी अजायब घर की एक वेबसाइट जरूर मौजूद है, लेकिन वो भी वफाकी हुकूमत की नहीं। इसके अलावा फेसबुक पेज भी ऑफिशियल नहीं है और कोई ऐप नहीं जो आवाम में आगाही फराहम करे। कौमी अजायब घर किसी भी मुल्क की सकाफत का अहम सतून होते हैं, लेकिन रोशनियों के शहर में इसे मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया गया है। वक्त की ज़रूरत है कि इसकी तशहीर पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ वाजिद रज़ा इस्फहानी। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान और फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के मुश्तरका ताउन से फिल्म इंडस्ट्री के मौजूदा सूरत हाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। अदाकार और प्रोड्यूसर अदनान सिद्दीकी और जावेद शेख ने वज़ीर आज़म और वज़ीर इत्तलात से पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स के खदशात दूर करने का मुतालबा कर दिया है। मज़ीद तफसीलात देखते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट में। पाकिस्तानी फिल्म एसोसिएशन और आर्ट्स काउंसिल की मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर आर्ट्स काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह, अदाकार जावेद शेख, अदाकार व हिदायतकार यासिर नवाज, निदा यासिर, अदनान सिद्दीकी, वजाहत रऊफ, शाजिया वजाहत, सतीश आनंद, अमजद रशीद और बदर अकरम ने ब्रीफिंग दी। शिरका ने मुतालबा किया कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करें। हॉलीवुड फिल्म को सिनेमा घर में चलाकर पाकिस्तानी फिल्मों का हक मारा जा रहा है। अदाकार अदनान सिद्दीकी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब से मुतालबा किया कि उनकी फिलफौर मदद की जाए और जायज़ मुतालबात पूरे करके खदशात दूर किए जाएं। बड़े मजलूम लोग हैं हम प्रोड्यूसर्स, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आप यकीन मानिए, सिर्फ एक अपनी आवाज़ हम अपनी पहुंचा रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान तक। आप गुजारिश ये है कि प्लीज़ 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 इस बात को बड़ा सीरियसली लिया जाए और इसको एक पॉलिसी की शक्ल दी जाए ताकि ये बार बार हमें ना करना पड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शिरका का कहना था कि हमें उम्मीद है कि हुकूमत जल्द खदशात दूर करेगी। कैमरामैन आसिफ शफी के हमरा सैयद ज़ुबैर राशिद, कराची। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।